वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, आपने अक्सर सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी अगर आपके बारे में कोई एक राय कायम कर दी जाए आपके पहले तासुर को लेकर, जब पहली दफा आपने किसी से इंटरैक्ट किया है, तो फिर वो एक तरह से हतमी राय होती है। उसको बदलना, उसमें कोई भी तब्दीली लाना बहुत मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर आप पहली दफा किसी इंसान से मिले हैं और जिन सर्कमस्टांसेस में मिले हैं, मे बी वो अपना टेम्पर लूज किए हुए थे, शायद उनका हुलिया बहुत अच्छा नहीं था, शायद उनका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत अच्छा नहीं था, तो आपके लिए उस पर्टिकुलर इंटरैक्शन की जो मेमोरी है उसको हमेशा के लिए जायल करना शायद मुश्किल हो। तभी कहा जाता है कि अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना है तो अपना हर कदम जरा फूंक कर थोड़ा सा माइंडफुली उठाइए। और ये खास तौर पर ट्रू होता है किसी भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, इंटरव्यूज के लिए, अगर आप यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में दाखिले के लिए जा रहे हैं, शायद आपको किसी बड़ी अहम चाय की मीटिंग पर बुलाया गया है, सो दैट्स व्हेन द फर्स्ट इंप्रेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या हम लोगों के बारे में बहुत जल्दी राय कायम कर लेते हैं? क्या हमारे फर्स्ट इंप्रेशन वाकई लास्टिंग इंप्रेशंस होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप पहली मुलाकात में किसी इंसान को अच्छे से जांच सकें, या हो सकता है एक इंसान ने बहुत सोच समझकर आपके सामने एक इंप्रेशन कायम किया हो, लेकिन दरअसल वो हकीकत से बहुत दूर इंप्रेशन है। सो लेट्स ट्राई टू गेट इनटू द मैटर। हमारे पास एक जबरदस्त पैनल है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माहिर नफ्सियात हैं वेरी डियर फ्रेंड आमना अलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच आमना फॉर मेकिंग टाइम। और आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर और नौकरी के सिनेरियो को भी उसमें हमने कवर करना है। हमारे साथ मौजूद है यासिर जहीर, हु इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। थैंक यू सो मच यासिर फॉर बीइंग हियर। आमना, आप बताइए, हाउ ट्रू इज इट अगर हम इंसानी नफ्सियात को देखें कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? अगर हम इंसानी नफ्सियात को देखें तो फर्स्ट इंप्रेशन इज फॉर मोस्ट इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? लेकिन अगर हम बात करें जो आपने की लास्टिंग इंप्रेशन क्या होता है फर्स्ट इंप्रेशन, तो आई वुड डिसएग्री कि नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो बना जरूर लेता है एक इमेज, इसीलिए हम उसको यूजुअली नाउ कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट चांस यू हैव, सो इट इज द बेस्ट इंप्रेशन। ओके, लास्टिंग नहीं होता सिद्रा। मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंटरव्यूज, मोस्ट ऑफ द टाइम इन इन वर्क प्लेसेज, मोस्ट ऑफ द टाइम इन रियलिटी ऑल्सो हम बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं इन आवर फर्स्ट मीटिंग, जस्ट एज यू सेड कि शायद मैं वही दिखाना चाहूँ जो मैं चाहती हूँ आप तक पहुंचे। लेकिन जब आप कंसिस्टेंसी ऑफ द बिहेवियर की बात करते हैं तो वो तो आपको ओवर टाइम ही पता चलता है, एंड मोस्टली वो ओवर टाइम चेंज ही होता है। एब्सोल्युटली। यानी कई लोग बड़ा एक क्यूरेटेड, बड़ा सोचा समझा आपके सामने रवैया लेकर आते हैं, लेकिन यासिर इसमें बुराई क्या है? आप देखें कि बहुत सारे जो बिजनेस स्टूडेंट्स हैं उनको तो बाकायदा आखिरी सेमेस्टर में कोर्सेज कराए जाते हैं, सेशंस होते हैं ग्रूमिंग के हवाले से कि कैसे आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा ही इम्प्रेसिव बनाएं। तो क्या ये सब झूठ है? देखिए, दिखाना तो पड़ता है, क्योंकि बड़ी फेमस सेइंग है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आपने दिखाना पड़ेगा, इंप्रेशन आपने दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज है जो समझने की है फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, कि अब जो ट्रेडिशनल इंटरव्यूज होते हैं जिसमें आप सिर्फ उसकी जाहिरी शख्सियत को या उससे थोड़ी देर बातचीत करके आप जो एक तासुर कायम करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। अब हमारे पास मेजरेबल टूल्स आ गए हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग है जिसके थ्रू आप टेस्ट करते हैं उसकी पर्सनालिटी को, उसके पोटेंशियल को। तो वो एक सही तरीका है किसी भी कैंडिडेट को जज करने का कि इफ ही इज परफेक्ट फॉर द राइट जॉब और नॉट, क्योंकि कल्चरली फिट भी हम उसमें देख रहे होते हैं और उसके पोटेंशियल भी हम देख रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन यहाँ पे आई वांट टू गो बैक टू व्हाट यू जस्ट सेड, जब आपने कहा कि दिखाना पड़ता है, इसमें अक्सर जो यूथ होती है उसको शायद ये इंप्रेशन चाहता है कि भाई मुझे अपने ऊपर एक खोल चढ़ाना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मेरी ड्रेसिंग एक खास अंदाज की होनी चाहिए, मेरे कपड़े जूते ब्रांडेड होने चाहिए, मैं अंग्रेजी बोलना चाहिए हूँ, तभी मैं कामयाबी के सफर पे जाऊंगा। बट आमना, व्हेन वी से कि ये सब चीजें रिक्वायरमेंट्स हैं बिकॉज यू आर ट्राइंग टू फिट इनटू अ रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कैन इट बी ए डीपर ट्रांसफॉर्मेशन? मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ये ग्रूमिंग, ये सेशंस, ये कोर्सेज इसलिए भी अहम होते हैं क्योंकि आप कई चीजों से ना वाकिफ होते हैं। सो योर लैक ऑफ अवेयरनेस एट टाइम्स इज प्रोबेबली मेकिंग यू डू थिंग्स जो आप समझ रहे सही है। एक छोटी सी मिसाल लें कि अगर आप फॉर्मली ड्रेसअप हो रहे हैं, फॉर्मल ट्राउजर्स एंड शूज पहन रहे हैं, तो सफेद मोजे कभी नहीं पहनने। लेकिन जब हमने स्कूल कॉलेज थ्रू आउट सफेद मोजे पहने तो हमें इस बारे में पता ही नहीं है। सो अ लिटिल बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन actually help us, right? You said the right thing. हम usually कहाँ पे mistake करते हैं is we want to fit in jobs. Yes. Whereas job needs to fit in you, right?
तब आपको मैसिव चेंजेस नहीं करने पड़ते सिद्रा। सही। आप अपने स्ट्रक्चर को, डिस्प्ले को इतना ज्यादा तब चेंज करते हैं जब आप एक ऐसी चीज पे फंसना चाह रहे हैं जो आपको नजर आ रही है शायद आपके लिए नहीं है। दिस इज वेयर ही टॉक्स अबाउट, अब इतने सारे साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स हैं जो हम चाहते हैं, हम थेरेपिस्ट लुक फॉरवर्ड कराना चाहते हैं कि आप उन टूल्स से अर्ली टाइम में गुजर जाएं ताकि आपको पता हो आपको कहीं फंसना और घुसना ना पड़े। आपको अपनी चीज चूज करनी पड़े जो आपकी वैल्यूज को, आपके डिस्प्ले को सूट करिए। हम बहुत मुख्तलिफ लोग हैं ना सिद्रा, कुछ लोग वेस्टर्न वेयर को पसंद करते हैं, कुछ ईस्टर्न को करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा दूसरे स्टाइल को पसंद करते हैं। You need to look for, exactly when it comes to your inner capabilities, you need to look for things that you can easily, pick up rather than you try to fit in. जहाँ fit in होंगे ना, एब्सोल्युटली, लेकिन ये जिंदगी के हर सिचुएशन पे अप्लाई करेगा। मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूं। In the school and college days, a lot of people know that I was an avid public speaker and debater. और हम अक्सर कहते थे कि जो विनर होता था, जिसने किसी भी मुकाबले में, टूर्नामेंट में, चैंपियनशिप में प्राइज लेना होता था, उस शख्स की बॉडी लैंग्वेज हर एक से जुदा होती थी। यानी आपकी स्पीच करने से आपकी मार्किंग शुरू नहीं होती थी, किस तरह जब आपका नाम पुकारा गया है, आप कैसे उठे हैं, किस अंदाज में आप स्टेज पे आए हैं, इन सब चीजों से आपके एटीट्यूड का अंदाजा होता है। एंड समटाइम्स मुझे ये लगता था कि उस दौरान में मैंने उन कॉम्पिटिशन्स में जिसमें मैंने प्राइज नहीं जीता शायद ज्यादा सीखा है, बिकॉज आपको फीडबैक मिलती है कि आपने गलती कहाँ पे की। लाइकवाइज अगर इंटरव्यू में कोई आपको बताए कि आपने गलती की है, मिसाल के तौर पे आप अनकेप्ट आए हैं, आप लेट हो गए अपने इंटरव्यू के लिए, आपका जो फाइल है वो अच्छी हालत में नहीं है और इस पे लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं कि भाई इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ रहा, तो शायद आप अपनी इन गलतियों से सीखेंगे। लेकिन अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं वासिक मजहर, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। वासिक, अक्सर जब कैंडिडेट्स को ये फीडबैक दी जाती है कि देखें आपके नंबर कटने की वजह या आपके इंटरव्यू में पास ना होने की वजह ये वजूहात हैं, तो लोग उसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेते। वो कहते हैं ये तो बड़ी मामूली सी चीजें थी, इस पे आपने मुझे गलत मार्क कर दिया, आप तो मुझे समझे ही नहीं है, टैलेंट की तो कदर ही नहीं है, और वो खफा हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? Thank you so very much for having me, Sidra. It's always pleasure being on your show. मेरा एक छोटा सा सिर्फ ये मैसेज होगा। आई थिंक इसकी एक दो की वजूहात हैं, इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब मुख्तसर सा ये है कि वो लोग जो हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, हमें भी आई थिंक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके साथ एक रफली स्केच क्राइटेरिया जरूर शेयर कर लेना चाहिए जिसके ऊपर वो मार्क हो रहे होंगे, जिनके ऊपर उनकी सलाहियत को हम परख रहे होंगे। सो ये कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। मॉडर्न एरा के अंदर बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं, लाइन मैनेजर्स हैं, एचआर का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो बड़ा कैंडिडली फीडबैक दे देते हैं कैंडिडेट्स को कि उनको किन क्राइटेरिया के ऊपर रेट किया जा रहा होगा। दूसरा इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जब हम किसी को फीडबैक देते हैं तो वो देने का भी तरीकेकार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का फीडबैक दे रहे हो, जाती तौर पे दे रहे हो, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अंग्रेजी का एक माकूला है कि ऑलवेज बी हार्ड ऑन इश्यूज एंड सॉफ्ट ऑन पीपल। हम अनफॉर्चुनेटली इश्यूज को सॉफ्टवेयर एरिया में ले आते हैं और हार्ड ऑन पीपल हो जाते हैं। तो जब आप लोगों के ऊपर सख्ती, लोगों के ऊपर आने की बजाय उन सर के ऊपर होनी चाहिए जिनकी वजह से वो इदारे में आ नहीं पाए। तो जब आप किसी को कहेंगे कि यार तुम राउंड नेक की बजाय कॉलर पहन सकते थे तो बेहतर हो जाता, तो ये कहने के डिफरेंट अंदाज हैं जो मेरा ख्याल है बहुत मैटर करते हैं। और किससे फीडबैक ले रहे वासिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपकी बहन को या आपकी वालदा को आप गुलाबी रंग की शर्ट में बड़े अच्छे लगते हो, लेकिन अगर आप वो पहन के इंटरव्यू में चले गए तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। जी एब्सोल्युटली। दूसरा ये भी जरूरी है, मैंने खुद भी सिद्रा ऐसे इदारों के अंदर काम किया हुआ है जहाँ पे ड्रेस कोड में जीन्स बड़ा इंपॉर्टेंट उनसर था, बट मैंने ऐसे ही काम किया हुआ है जहाँ पे ड्रेस कोड में टाई बड़ा इंपॉर्टेंट उनसर था। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जिस इदारे में जा रहे हैं वहाँ के मिजाज को भी समझें। हो सकता है कि आप एक बैंक में जा रहे हैं, यूजुअली बैंकिंग इंडस्ट्री में ड्रेस कोड में टाई बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है, बट अगर आप टाई के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएंगे तो हो सकता है। अच्छा, वेरी क्विकली आई वांट टू कम टू द लैंग्वेज एज वेल, क्योंकि मुझे उसके बाद ब्रेक पे जाना पड़ेगा। यासिर, अक्सर लोग समझते हैं कि हर इंटरव्यू में, हर कॉर्पोरेट सेटिंग में अंग्रेजी बोलना अहम है, एंड आई गिव फुल मार्क्स टू पीपल जो अंग्रेजी जुबान नहीं जानते लेकिन सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों की जरा गाइडेंस कीजिए, अगर आपकी अंग्रेजी बहुत जबरदस्त नहीं है और आप प्रेशर्ड फील कर रहे हैं कि भाई मुझे आधी अंग्रेजी आधी उर्दू किसी भी तरह इंप्रेशन जमाना है तो अंग्रेजी के लफ्ज कहीं कहीं डालने पड़ेंगे, तब क्या करना चाहिए?
देखिए, उसमें आपने सबसे पहले तो जब हम इम्प्रेशन की बात करते हैं ना, तो इम्प्रेशन में जो चीज सबसे ज्यादा नजर आती है वो आपका कॉन्फिडेंस है। जब आप बात कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपका नजर आता है उस पर। तो अगर आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको नहीं आ रही है तो वो आपको नजर आ जाएगा कि जी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो शटर हो रहा है, और आपको उसी के ऊपर फिर असेस कर लिया जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें बात करें और अपनी बात को भरपूर तरीके से सामने रखें जो इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए। यानी बात पते की करें। लैंग्वेज आप आहिस्ता आहिस्ता सीख लेंगे, लेकिन लैंग्वेज से ज्यादा अपनी कॉम्पिटेंस और अपनी काबिलियत बताइए। बट हैविंग सेड दैट, कई ऐसी जॉब्स भी होंगी जिसमें रिक्वायरमेंट ही लैंग्वेज स्किल है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है आप ऐसी पोजीशंस के लिए परफेक्ट फिट नहीं है, तो वहां पे इन चीजों को पर्सनल भी नहीं लेना चाहिए कि अगर आपको रद्द कर दिया जाए ऐसे इंटरव्यू में, क्योंकि उस जॉब की रिक्वायरमेंट थी प्रोफिशिएंसी इन अ सर्टेन लैंग्वेज, और यहाँ पे इस लैंग्वेज को आप किसी भी दुनिया की जबान से बदल कर सकते हैं कि भाई जर्मन अगर आपको नहीं आती और एक ऐसे इदारे में जॉब चाहिए जहां पे जर्मन बोलनी है, तो यकीनन आपको सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। उसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते वापस आएंगे। भाई इदारों में तो गाइडलाइंस हो सकती हैं, लेकिन रिश्ते के लिए जो चाय समोसा पार्टी होती है और किसी के घर चाय पे आप जाते हैं, तब आपको कोई नहीं बताता कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसे अच्छा बनाया जाए। इस पर जरा बात करते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अगर हम पाक और हिंद में देखते हैं, अभी भी बड़ा रिवाज है जी कि आपने अगर फॉर्मल रिश्ते की बात होनी है तो रिश्ता लेकर लोग घर आते हैं, चाय पे मुलाकात होती है जिसमें लड़की वाले और लड़के वाले आमने सामने बैठते हैं। अब यकीनन इसमें जो पहला इंप्रेशन है वो पूरे खानदान का तो है ही, लेकिन जो दोनों कैंडिडेट्स हैं वो सबसे ज्यादा अहम है, यानी लड़का और लड़की। इनको कोई गाइडेंस नहीं देता, और अगर आप एक टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली की बात की जाए तो हो सकता है ये दोनों कैंडिडेट्स कई दफा इस मरहले से गुजर चुके हों, कई लोगों से मुलाकात हुई हो, कई लोग घर पे चाय पे आए हों, और हर एक की फीडबैक अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़की को हल्का फुल्का तैयार होना चाहिए, मेकअप करके बैठे। कुछ लोगों को बिल्कुल सादगी पसंद होती है। कुछ लोग ये फीडबैक दे रहे होते हैं कि भाई लड़की के बाल खुले होने चाहिए। कुछ कहते हैं नहीं, सिमटी सिमटाई जैसे घर में घरेलू अंदाज में होती है वो हमें देखना है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई बातचीत क्यों नहीं कर रहे ये लोग आपस में। कुछ लोग कहते हैं अगर बात की तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ऐसा लगेगा आप बहुत तेज और तर्रार हैं। तो फिर करना क्या चाहिए? आमना, आपका क्या मशवरा होगा? इन दिस सिनेरियो मुझे लगता है आपको वो करना चाहिए जो आप है रियल में। वो इम्प्रेशन शो करना चाहिए जो आप रियल में हैं। देखिए, जब इतनी सारी गुफ्तगू और इतनी सारी चॉइसेस होती हैं और इतने सारे फीडबैक्स होते हैं, तो आपको यहाँ पे रियलाइज कर लेना चाहिए everyone is going to be judging you on their capabilities, right? और अगर आप किसी एक को खुश करना चाहते हैं तो आप सबको खुश नहीं कर सकते। इट इज बेटर कि आप अपने आप को देखें, आप देखें आपकी क्या चॉइसेस हैं, आप देखें आप किस तरह कंफर्टेबल हैं, आप देखें वो चीज देखें। जब हम रिश्तों की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाती हैं। अगर मैं बहुत ज्यादा कहीं पे बोल रही होंगी और मेरी रियल में नेचर ऐसी नहीं है, वो निकल के आ जाएगी। इट्स रादर बेटर दैट यू बी योर सेल्फ देन यू ट्राई टू इम्प्रेस पीपल आउट, because eventually it is going to be fading off in relationships। तो रिलेशनशिप के हवाले से तो मेरी गाइडेंस होगी कि आप वो करें जो आप हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। हाँ, बिल्कुल आप अपने कंफर्ट से निकलें, आप टेस्ट करें। कई जगहों पे हमें बोलना पड़ता है, कई जगहों पे हमें थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, पर डू नॉट चेंज एंड डू नॉट। समटाइम्स आपका ये जो इम्प्रेशन है वो दूसरे आपके लिए मैनेज करना चाह रहे होते हैं, या सर यानी मिसाल के तौर पे लड़की की तारीफों में जमीनों आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे हैं कि जी ये पेस्ट्री से लेकर समोसे तक सब कुछ इसने बनाया है। यही चीज लड़के वाले भी कर रहे होते हैं कि लड़का लड़की तो खुद खामोश होते हैं, लेकिन लड़की की अच्छाइयां, उसका रवैया, उसका बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी सब दूसरे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। अगर आपको ये महसूस हो कि दूसरे नंबर 1 या तो गलती कर रहे हैं, या नंबर 2 आपका इम्प्रेशन क्यूरेट कर रहे हैं और आप असल में वैसे नहीं हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो, क्योंकि ये तो बात ऐसी है कि रिश्ते वाली बात है कि अब जो दूसरी फैमिली आई है, हाँ। थोड़ा सा मेरा ख्याल है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आपको थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए कि जो फैमिली आई है उनकी वैल्यूज क्या हैं, हाँ। उनका घर का माहौल कैसा है। तो अगर आपने वाकई इस रिश्ते को बनाना है तो आपने उनके हिसाब से अपने आप को बहुत अच्छा बिहेव करना है। आप अगर वो समझते हैं कि उनके घर में बहुत ज्यादा बातचीत की जाती है तो आपने भी थोड़ी सी बातचीत करनी है। अगर उस घर में बहुत ज्यादा खामोश लोग रहते हैं, ज्यादातर नहीं बात करते, बिजी रहते, तो आपको भी उसी तरीके से बिहेव करना है अगर आपने रिश्ता बनाना है तो। अगर रिश्ता नहीं बनाना तो आप उसके अपोजिट करें ताकि आपका फायदा हो जाए। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की ना, हम अक्सर वास्तव यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि लड़की पे बहुत प्रेशर होता है, और यकीनन लड़की को ये इंप्रेशन दिया जा रहा होता है कि तुम्हें या तो पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे, यू आर पावरलेस।
लेकिन मुझे बताइए कि जो लड़के, जो मर्द हजरात इस पूरी ड्रिल से गुजरते हैं, वो भी तो अपना इंप्रेशन बना रहे होते हैं ना। उनसे भी तो कोई पहली दफा हो सकता है उनकी तस्वीर पहले गई हुई हो, उनका बायोडेटा पहले ही शेयर किया गया हो, लेकिन जो रियल इन पर्सन इंप्रेशन है वो पहली दफा वो इंटरेक्शन हो रही है। लड़कों पे प्रेशर होता है ऐसी मुलाकात में? आई थिंक लड़कों पे ज्यादा प्रेशर होता है और आई थिंक बड़ी यंग एज से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई थिंक हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसके अंदर छोटी छोटी कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें भी हैं। उनमें से एक अनफॉर्चुनेट चीज जो है जिसको हम हमेशा लड़कों के साथ लिंक करते हैं वो सैलरी वाला बॉक्स है। तो वो बड़ी यंग एज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज से उसके साथ टैग हो जाता है कि तुम्हारी लाइफ की स्टेबिलिटी और तुम्हारी शादी और सब कुछ उसी पे डिपेंड कर रहा होता है। सो आई थिंक वो उस बड़े प्रेशर सिचुएशन से लड़का ऑलरेडी गुजर रहा होता है। हमारे यहाँ फिर ये भी ट्रेंड है कि हम इम्प्रेशन की जो फीडबैक है वो बजाय इमीडिएट सर्कल से या डायरेक्ट अपना इम्प्रेशन खुद से दूसरे के बारे में वो लेने की बजाय हम थर्ड पार्टी से बहुत ले रहे होते हैं। सो लड़कों का यूजुअली क्योंकि नेटवर्क बड़ा ब्रॉड होता है, वो ज्यादा लोगों को जानते हैं, तो वो जो इन लॉज या फ्यूचर टू बी इन लॉज हैं वो बहुत दफा एक्सटर्नल नेटवर्क को भी यूटिलाइज करके रेपुटेशन या इंप्रेशन बना लेते हैं या परसेप्शन बना लेते हैं। सो आई थिंक लड़कों पे ये प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, इन टर्म्स ऑफ देयर इंप्रेशन। अच्छा, जो मेरे अगले कुछ सवाल होंगे वो हर लाइफ की सिचुएशन पे वैरी करते हैं जब आप दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हो। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बिकॉज साउथ एशियन कल्चर को अगर हम देखते हैं, हम बड़े फ्रैंक हैं। हम कई ऐसे सवाल कर लेते हैं जो शायद नाजेबा हैं और थोड़े से आपको ऑकवर्ड कर देने वाले हैं। अगर फर्स्ट मीटिंग में लोग आपसे इस तरह के सवाल करें तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर हम ये फैमिली सेटिंग की बात करें, किसी ने वासे धड़ल्ले से आपसे पूछ लिया कि बेटा बताओ आपकी तनख्वाह कितनी है। अब एक ऑकवर्ड सोशल सेटिंग में आप हैं तो इसका अप्रोप्रिएट जवाब क्या होता है? अभी यासिर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। उन्होंने बोला था कि यार अगर आपने फ्यूचर प्लान करना है कि हाँ यार मुझे यहीं पे करना है तो फिर तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बट अगर आपने नहीं करना तो फिर कई चीजें जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो मेरा खुद के लिए भी यही मैसेज होता है, मैंने प्रैक्टिस भी हमेशा यही किया है, लोगों को भी यही है। आई थिंक यू शुड प्ले ऑन योर ओन टर्म्स। इफ यू थिंक कि ये वो चीजें हैं जो आप कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाओगे, और दूसरा जब आपसे ये सवाल कर रहा है तो यकीनन वो आपको अपनी सोच का महवर बता रहा है कि वो सोच कैसी रखता है, वो जज किन चीजों को देख के करता है। तो ये सवाल का जवाब डिपेंड करता है कि आप उनके साथ फ्यूचर में कैसा रिलेशनशिप लेके चलना चाहते हैं। तो इन अदर वर्ड्स जी फरमाइए। मेरी जाती राय में आई थिंक एक तो ये सवाल होना नहीं चाहिए, बहुत जाती सवाल है और लोग, आपने बिल्कुल सही कहा, इसकी सेंसिटिविटी को या इसकी नजाकत को इस सवाल की समझते नहीं। सो इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल में तो हमेशा जब मैंने हमेशा दिया वो अल्हम्दुलिल्लाह कह के दिया है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। फिगर में कोट हमेशा नहीं करना चाहिए, ना ही पूछना चाहिए। बिल्कुल सही। या फिर इसी तरह के सवालात लड़की वालों से भी होते हैं, या तो लड़की की उम्र के बारे में पूछा जाता है या बल्कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बताइए ये घर आपका अपना है या किराए का है। तब क्या जवाब बनता है आपके ख्याल में? देखिए, सैलरी की बात तो ठीक है, एक बड़ी सेंसिटिव इशू है। घर का जहां तक मामला है तो वो आई थिंक ऐसी चीज है कि उसमें बता देना चाहिए। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी घर अपना है या किराए का है, उसमें ऐसा कोई मेरा ख्याल है इशू नहीं है मेरे ख्याल से। क्योंकि अगर वही वाली बात कि अगर आपने रिश्ता करना है, बनाना है, तो आपने ट्रांसपेरेंट भी करना है सारी चीजों को, आपने कोई गलत बयानी नहीं करनी। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है ये सवाल कोई इतना वैसा नहीं है, जैसे नहीं है, ऑफेंसिव नहीं है। जैसे दो लोगों ने अगर जिंदगी साथ गुजारनी है तो इन अदर वर्ड्स ये सवाल किए जाते हैं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने के लिए। लेकिन एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना पड़ रहा है। आमना, वेरी क्विकली एक सवाल करते हैं और उसको ब्रेक के बाद भी कंटिन्यू करेंगे कि अक्सर फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा जबरदस्त देने के चक्कर में हम जाहिर सी बात है अपनी प्रेजेंटेशन पे ज्यादा काम करते हैं। लड़की को अगर लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो हो सकता है वो उस दिन जाके ब्लो ड्रायर भी कराए, अच्छा सा पार्लर से तैयार भी हो, हल्का फुल्का मेकअप कर ले। कई लोग इसको भी धोखेबाजी समझते हैं कि भाई ये तो बस आपने एक इंप्रेशन जमाना था। आई थिंक इट्स प्रेजेंटेशन, यानी पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आप इसको कैसे देखती हैं? नहीं, इट इज जस्ट एज यू सेड कि आप, जाहिर सी बात है, आपको मौके की नजाकत देखनी होती है कि आप ऐसे ही बाल बांध के और जूड़ा बांध के नहीं आ सकते। बिकॉज ये वही तरीका है, आपको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। और देखें,
हमें इस बात को अग्री करना चाहिए, हम बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है हाउ यू लुक ऑल्सो, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ ऑल्सो, राइट? सो यू नीड टू बी लुकिंग नाइस इन टर्म्स ऑफ वांटिंग टू ग्रो इन अ रिलेशनशिप। और बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इंटायरली इस पे फोकस हो जाए ये भी नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है हमें कोई बैलेंस क्रिएट करना चाहिए अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज और डिस्प्ले में, और जिस तरह हम बात करते हैं हमारी गुफ्तगू में। तो जब इंप्रेशन होता है ना सिद्रा, वो दो चीजों से बनता है, एक द डिस्प्ले, द अटायर दैट यू वेयर, then how you talk. So it's two presentation. I think इसको 50-50% दे दे, I think so you're good with your impression. अच्छा, हम बॉडी इमेज पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, और उसमें ये बात भी आ जाती है, और बड़ी अहम इसलिए क्योंकि अगेन गोइंग बैक टू द कॉर्पोरेट सेक्टर, हम कितने भी कई चीजों को इन प्लेस ले आए, लेकिन आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए, आपने अंग्रेजी बोली है नहीं बोली, और खास तौर पे बॉडी शेमिंग कि आप दिखने में कैसे हैं, ये आपकी प्रोफेशनल प्रोग्रेस को आज भी इफेक्ट करती है। खास तौर पे जो कॉन्टैक्ट पर्सन वाली पोजीशंस होती हैं, जहां पे आपने कंपनी की एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करके लोगों के सामने आना है। अभी भी यानी बहुत सारे सर्वेस किए गए जिसमें ये पता लगता है कि अगर आप ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, तो कई कंपनीज में हायरिंग मैनेजर्स आपको सुस्त इमेजिन कर लेते हैं कि भाई आप तो बड़े काहिल हैं, आप अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो आप कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितना दुरुस्त है, कितना गलत है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आधे घंटे में जो आपने इंप्रेशन क्रिएट किया है वो एक बैड इंप्रेशन हो, और लास्ट 2 मिनट के अंदर आप सारी चीज को चेंज कर पाए। वो बेसिकली जब एचआर या कोई लाइन मैनेजर आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि आपका कोई सवाल है, वो आपकी एनालिटिक्स को और आपके थॉट प्रोसेस को चेक करना चाह रहा है कि आप इदारे के बारे में कितने वेल इन्फॉर्म्ड हैं। या समटाइम्स मुझे अपने बहुत सारे इंटरव्यू याद है कि मैं जिनको इंटरव्यू देने गया, मैंने उनके ऊपर बड़ा थॉरो रिसर्च किया, उनको स्पोर्ट्स कौन सी पसंद है, उनका करियर स्पैन कैसा रहा है, पिटफॉल्स कैसे रहे हैं, उनका भी करंट क्या रोल है, पहले क्या रोल था। सो वो एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है आपके लिए, जो आखिरी के 2 मिनट होते हैं। तो ये नहीं, ये वो वाला पावर प्ले है जिसको कभी भी आपको जो है ना इससे चूकना नहीं चाहिए। अच्छा जी, कमिंग बैक लास्ट 2 मिनट्स ऑफ द शो, आई एम ना कमिंग बैक टू द पर्सनल सिनेरियो अगेन। देखिए, ऑफिसेज में तो बॉडी शेमिंग के या आपको इन सारे के सारे जजमेंट से राइज अबव करने की सेंसिटिविटी ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में मुझे बताइए कि अगर आपने अपने किसी परसीव्ड फ्लॉ को दूर करने के लिए कोई इन्वेसिव सर्जरी करवाई है, मिसाल के तौर पे आपके बाल उड़ गए थे और आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, या आपने राइनोप्लास्टी करवाई है, या आपने कोई और ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया है, क्या इसको डिस्क्लोज करना चाहिए? बिकॉज पीपल आर मेकिंग एन इम्प्रेशन बेस्ड ऑन हाउ यू आर लुकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। ये इन्फॉर्मेशन कब और कैसे, या बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए पर्सनल रिलेशनशिप्स में? आई थिंक सो, अगर इसकी जरूरत नहीं है तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको वहीं पर रखें तो बेहतर है। ये बाउंड्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स हैं और वहां पर आपको उस तरह से जजमेंट नहीं मिलेगी जिस तरीके से आपके थोड़े से एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स में हो सकता है, तो आई थिंक सो देयर इज नो हार्म इन टू एक्सेप्टिंग दैट यू डिड सो, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर आपने कुछ कराया है तो आपके पास उसका स्ट्रांग रीजन होगा, राइट? बट आई थिंक इट इज अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट दैट टू हैपन ऑन द फर्स्ट मीटिंग। यानी लोग कई दफा कहते हैं ना जी, मैं तो बिल्कुल एक खुली किताब हूं। आप अपनी जिंदगी की तमाम हकीकत एक पॉसिबल प्रोस्पेक्ट के सामने तो नहीं रखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप एक कैंसर सर्वाइवर हैं, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी पहली मुलाकात में लड़का लड़की जब एक दूसरे से मिल रहे हैं तो खानदान वाले ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करें। इज दैट इवन रियलिस्टिक? नो, दिस इज नॉट रियलिस्टिक, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट रियलिस्टिक। और इस सवाल को ना बेहतर हल करने का तरीका है फैमिली मीटिंग से पहले, दिस इज वाई वी रेकमेंड कि आपको पहले से बातचीत कर लेनी चाहिए। कुछ चीजें आपको एक दूसरे के बारे में पता होनी चाहिए, ताकि जब वो मीटिंग हो ना, यूजुअली क्या होता है, ऐसे सवाल बहुत इन्वेजिव होते हैं, बहुत डिसरिस्पेक्टिव हो जाते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल कर सकते हैं उस बंदे को जो इन चीजों से गुजर रहा हो। आई फील लाइक अ रिस्पेक्टेबल वे इज दैट यू बी अवेयर बोथ ऑफ द पार्टीज पहले से, एंड देन जब वो मीटअप कर रहे हो तो उन चीजों को डिस्कस कर लिया जाए जो कि पहले बात हो चुकी है। Then I think so you gradually move. But absolutely, having said that, ये तो चलें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, या सिर्फ कुछ चीजें जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं, या आपको जहां लगता है कि वैल्यू सिस्टम का मेल खाना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे आपकी एथनिसिटी, आपके रिलीजियस अकायद, हो सकता है कि किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो कि आप उसी की मसलक से, उसी के अकीदे से ताल्लुक रखते हो। ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना तो एटलीस्ट जरूरी है। आप क्या कहेंगे यासर?
देखें, इसीलिए आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की। जी। तो आजकल जो वर्क प्लेस है वो एक ऐसा वर्क प्लेस है कि इट्स अ ग्लोबल विलेज। वहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं, हर एथनिसिटी से आ रहे हैं, हर रेस से आ रहे हैं, उनका कोई भी बैकग्राउंड है, लेकिन दे आर सर्विंग फॉर वन पर्पस, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है, हमें एक्सेप्टेंस लेनी है लोगों की। और जब भी आप इंटरव्यू में जब जाते हैं तो अगर आपने इसको चीज को शेयर किया है तो जो इंटरव्यूअर है, जो कल्चर है कंपनी का, दैट शुड बी एक्सेप्टिंग इट, कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा हो। और यही कामयाबी का राज भी है ऑर्गेनाइजेशन। वेरी क्विकली वासिक, यू ऑल्सो बिलीव, और मैं पर्सनल सेटिंग में ज्यादा आपसे बात करना चाहूंगी, पर्सनल सेटिंग में अपना अकीदा, अपनी एथनिसिटी, क्योंकि ये लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वहां खानदान मिल रहे होते हैं, वहां एक रिश्ता बनाया जा रहा होता है, ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए पहली ही मीटिंग में। आई थिंक वी शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। हम जितना ट्रांसपेरेंट रहेंगे उतना हमारे लिए इजी रहेगी सारी जर्नी। बहुत सारे लोग इम्प्रेशन मैनेजमेंट के चक्कर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें कोट कर देते हैं जो आगे लॉन्ग टर्म में चल के आपको तंग करती है। बिल्कुल सही। सो यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू स्टे ट्रांसपेरेंट, बट ट्रांसपेरेंसी, जैसे अभी आपने बोला मैं तो खुली किताब हूँ, वो ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप पहली मीटिंग के अंदर वो चीजें डिस्क्लोज कर दें जो कि शायद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर जाके होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ, सही। आपकी इंटेग्रिटी, आपका कैरेक्टर, आपका थॉट प्रोसेस, आप लोगों को के बारे में कैसा सोचते हैं और लोगों का बैकग्राउंड के बारे में कैसे राय कायम करते हैं, उसके बारे में यू कैन बी ट्रांसपेरेंट। आपकी बेसिक वैल्यू सिस्टम के बारे में आप जरूर बात करें, बिकॉज दोज विल बी लेइंग द फाउंडेशन कि आपकी जिंदगी के बारे में क्या ख्वाब है, आप किधर जाना चाहते हैं, और उसमें अलाइनमेंट के नजरिए से, नॉट टू जज अनदर पर्सन, बल्कि ये देखने के लिए कि कहां कहां हम आहंगी मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। आमना हमारे साथ मौजूद थी, यासिर एंड वासिक। इट वाज अ वंडरफुल कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वर्सेशन एंड आई होप कि पर्सनल लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, इसके हवाले से आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आज ली होंगी। हमें अपने फीडबैक और कमेंट से जरूर आगाह कीजिएगा। यू कैन सेंड दैट टू मी ऑन माई फेसबुक पेज। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।